गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है दोबारा से आपके सीयूईटी के लेक्चर्स के अंदर। अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले ख़त्म कर लिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एंड होता है तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ने उस समय अटैक करा था। आर्यंस कौन थे? आर्यंस सेंट्रल एशियन कंट्री से कैस्पियन सी के पास से निकली हुई एक ट्राइब थी जो कि भारत की धरती पर अटैक करती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हरा करके यहाँ पे अपना साम्राज्य का स्थापना करती है। तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं, अपना जो टॉपिक है दैट इज आर्यंस। आर्यंस आते हैं। आर्यंस कहां से आ रहे हैं? कैस्पियन सी के पास से आ रहे हैं। कैस्पियन सी के पास से आर्यंस आते हैं, भारत के अंदर एंटर करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हटाते हैं। क्या टाइम पीरियड था इनका? इनका टाइम पीरियड जो है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का माना जाता है। यानी कि एक वैदिक काल है। वैदिक एज वो एज है जब आर्यंस भारत की धरती पर एंटर करते हैं। ठीक है, ये वैदिक एज टोटल 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के पीरियड में मानी जाती है। अभी 1500 से 600 बीसी का जो पीरियड है इसको भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का, इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वैदिक एज। और जो दूसरा है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक एज। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब इसको ऋग्वैदिक एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो पीरियड है जिस समय ऋग्वेद का जो है निर्माण करा गया, ऋग्वेद बनाया गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। और ऋग्वेद में इस काल के बारे में काफी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इस काल में सिर्फ ऋग्वेद का ही निर्माण हुआ था, बाकी सारे वेद जो हैं वो इस काल के अंदर निर्मित हुए थे, इसलिए भी इसको ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, तो एक तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक एज। अब जब मैं बात कर रहा हूं ऋग्वैदिक एज की, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूं, यानी 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड को क्या कहलाया जाता है? ऋग्वेद कहलाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, देखो अपने पास क्या वेद 4 हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आज भी आप जानते हो। 4 वेद कौन से हैं ये आपको रटने भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सबसे पहले इसका निर्माण कर दिया गया था अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। ठीक है, अब जो ये ऋग्वेद है उसके अंदर ये जो उस समय जो धरती हुआ करती थी, उस समय जो ये एरिया हुआ करता था जहाँ पे आर्यंस ने रूल करा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इस लैंड को जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में आए, इंडस वैली के आसपास में जब ये लोग बसने के लिए आए, तो उस लैंड को ऋग्वेद में कहा गया है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्यों सप्त सिंधु? कि 7 नदियां, उन्होंने बोला कि 7 नदियां इस लैंड को ड्रेन कर रही हैं। कौन कौन सी 7 नदियां? पहले तो पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां, जो सतलज, बीस, रावी, झेलम, चेनाब। फिर ये सब ट्रिब्यूटरी है इंडस की, तो इंडस छठी नदी। और 7वीं नदी कौन सी होगी? सरस्वती। उस समय सरस्वती नदी काफी सेक्रेड नदी हुआ करती थी, और सरस्वती नदी हुआ करती थी, एग्जिस्ट करती थी, आज की तारीख में लुप्त हो चुकी है। तो इसलिए इस लैंड को सप्त सिंधु लैंड बोला जाता था ऋग्वेद के अंदर। सो इट वॉज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, जिसके अंदर कौन कौन सी आ गई? झेलम आ गई, चेनाब आ गई, रावी आ गई, बीस आ गई, सतलज आ गई, इंडस आ गई और सरस्वती आ गई। ठीक है, और आगे क्या है कि आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से। मैंने आपको पहले ही बता दिया सेंट्रल एशिया में कहां से आए हैं? कैस्पियन समुद्र के आसपास से आए थे। और भारत के अंदर, भारत के लैंड के अंदर जब वो एंटर करते हैं तो ये माना जाता है कि खाइबर पास है। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा, खाइबर पास है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मतलब है, काबुल को पेशावर से लिंक करता है खाइबर पास। तो माना जाता है कि खाइबर पास से होते हुए आर्यंस जो हैं वो इस लैंड पे एंटर करे होंगे, तो खाइबर पास से आए थे। ठीक है, आर्यंस की जो सिविलाइजेशन है वो प्रीडोमिनेंटली रूरल सिविलाइजेशन है। मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की जितनी सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे उनमें किसी में भी अर्बन नाम नहीं पढ़ोगे आप, तो रूरल सिविलाइजेशन है। ठीक है, रूरल सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
कि ये लोग ट्राइब्स में रहा करते थे, ट्राइब्स में रहा करते थे, जैसे कि जनजाति में रहा करते थे। जैसे कुरु है, कुरु साम्राज्य या कुरु राज्य, आपने हस्तिनापुर का सुना होगा। बेसिकली कुरु क्या थी, एक जनजाति थी। तो उन जनजातियों का जो हेड हुआ करता था वो कुरु राज परिवार का राजा हुआ करता था। तो इसलिए रूरल सोसाइटी हुआ करती थी, ठीक है। अब ये लोग अपने आप को आर्यंस बोलते थे, आर्यपुत्र बोलते थे। कई मूवीज जैसे आप देखोगे, रामायण देखोगे, महाभारत देखोगे या कई पुराण देखोगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि राजा महाराजा क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को, आर्यपुत्र आर्यपुत्र, क्योंकि आर्यंस बोला करते थे। और आर्यंस के अलावा जितने भी बाकी लोग हुआ करते थे, मान लो कुछ बचे हुए लोग रह गए उस लैंड के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे या दक्षिण के थे, उनको ये लोग क्या बोलते थे, दास, दस्यु, ये बोला करते थे, ठीक है। तो या तो उनको बोलेंगे दस्यु, या उनको बोलेंगे दास, या उनको बोलते थे अनार्यंस, अनार्यंस, अनार्यास, ठीक है। आर्य खुद हैं, बाकी उनके अलावा जितने भी हैं वो कौन है, अनार्य हैं, दस्यु हैं, दास हैं, ठीक है। एक बार नोट करो उसको। ठीक है, अब जो ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली चारों वेदों के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। अपन जो ये लिटरेचर पढ़ेंगे, देखो जो वैदिक काल है ना, बेसिकली वो किस चीज के लिए जाना जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है, वेदास हैं, 4 वेद हैं, ठीक है। फिर आपके ब्राह्मणास हैं, फिर आपके अर्यंकास हैं, फिर आपके उपनिषद हैं, फिर आपके पुराण हैं, फिर आपके वेदांगास हैं, और फिर आपके उपवेदास हैं। तो वैदिक लिटरेचर के अंदर अपन इतने सारे लिटरेचर्स को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि ये चीजें क्या हैं, बस उतना ही आपको जानना है। वेद तो मैंने आपको बता दिया कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या है उनके बारे में अगली स्लाइड में डिटेल में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टेक्स्ट लिखा गया था वो वेद ही लिखे गए थे। उसके बाद ब्राह्मणास। एक्चुअली वेदास जो हुआ करते थे वो इतनी क्लिष्ट भाषा में हुआ करते थे, संस्कृत में लिखे जाते थे, आम आदमी को समझ में नहीं आते थे। तो उनको समझाने के लिए कि भाई ये जो हाइम्स लिखी गई है वेद के अंदर, इनका मतलब क्या है, वो उसके लिए जो किताबें बनाई गई वो उनको ब्राह्मणास कहा गया। ये ब्राह्मणास उन ब्राह्मण से अलग हैं जो एक वर्ण सिस्टम में आप पढ़ते हो ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अलग चीज है। ये ब्राह्मणास किताबों का नाम है, ठीक है। तो ये ब्राह्मणास क्या है, वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए किताब बनाई गई कि भाई आम आदमी को पता तो चले वेदों में लिखा हुआ क्या है। फिर अर्यंकास। अर्यंकास ज्ञान की वो किताबें हुआ करती थी जो कि जंगल में जाकर के जिनका कंपाइलेशन करा जाता था, दीन दुनिया से हट करके जिनका कंपाइलेशन करा जाता था, ठीक है। फिर लास्ट में आते थे उपनिषद। उपनिषद टेल्स अबाउट द फिलॉसफी, ये सब तो रिचुअल्स में बिलीव करते थे। इन सब चीजों में, इन सब किताबों में रिचुअल्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे और काफी कठिन रिचुअल्स हुआ करते थे। जैसे कि रिचुअल्स का मतलब यज्ञ, उस समय यज्ञ हुआ करता। अब यज्ञ आज भी आप नहीं कर सकते हो, बहुत कठिन होते हैं यज्ञ करना, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आपको जो है तामझाम करना पड़ता है कि भाई घी लेकर के आओ, फिर एक वेदी बनाओ, फिर उस पर हल्दी चाहिए, चंदन चाहिए, लकड़ी के आप पात्र लाओगे, उनसे आप आहुतियाँ दोगे। तो ये सारी चीज़ें आम आदमी नहीं कर पाता था, तो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था। उपनिषद इन सब से ऊपर उठा, उन्होंने बोला कि भाई स्पिरिचुअलिटी की बात करो, आत्मा परमात्मा की बात करो, यज्ञ वगैरह तो सब ठीक है, आत्मा परमात्मा की बात करो, उसके लिए किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। तो ये उपनिषद बनाए गए। उसके बाद लेटर पीरियड्स के अंदर पुराण का निर्माण करा गया। पुराण कितनी है आपकी, 18 पुराण है। जैसे ये 4 वेद हैं, ऐसे ही 18 पुराण हैं। इन 18 पुराण में जैसे कि आपकी गरुड़ पुराण हो गई, शिव पुराण हो गई, विष्णु पुराण हो गई, ये सब बनाई गई, ठीक है। फिर वेदांगास। वेदांगास क्या है, वो किताबें हैं, वेदों की वो किताबें हैं। वेदों को पढ़ने के लिए पहले आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, ग्रामर आनी चाहिए आपको। तो ये जो किताबें हैं, ग्रामर की किताब हो गई, पढ़ने लिखने की किताब, पहले वो तो सीख लो, उसके बाद आप वेद पढ़ पाओगे, उनको वेदांगास बोला गया।
जैसे कि इनमें क्या क्या आ जाता है, आगे अपन और पढ़ेंगे। जैसे इसमें ज्योतिष की किताब आ जाती है, फिर इसके अंदर आपकी ग्रामर आ जाती है, ऐसे करके 6 वेदांगाज हैं। कितने हैं? 6 वेदांगाज हैं, 6 वेदांगाज हैं। फिर उपवेद आ जाते हैं आपके। उपवेद यानी कि जो कि मेन वेद नहीं है, वेदों के पार्ट्स में से निकाले गए हैं, जैसे कि धनुर्वेद, धनुर्विद्या जिसको आप कहते हो, या आपका ये आप कर सकते हो धनुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद, ऐसे करके उपवेद भी आपके आते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू बताया है कि वैदिक पीरियड में कौन कौन से लिटरेचर्स हुआ करते थे। एक बार नोट करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले यही कंपोज करा गया था। इसके अंदर 1028 मंत्र हैं, हाइम्स हैं। हाइम्स यानी स्तुतियां हैं, हाइम्स यानी स्तुतियां हैं, 1028 स्तुतियां हैं। और सबसे ज्यादा स्तुतियां जो आपको मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी? इंद्र की। देवता इंद्र जो थे उनकी स्तुतियां सबसे ज्यादा मिलेंगी आपको इसमें, ऋग्वेद के पीरियड। और इनको जो रिसाइट करा करते थे, उन पंडितों को, उन ब्राह्मणों को कहा करते थे होत्रीस। क्या कहा करते थे? होत्रीस। फिर उसके बाद बना यजुर्वेद। ये सब लेटर वैदिक पीरियड में है, अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद था, ठीक है ना। यजुर्वेद में बताया गया कि भाई जब आप ये करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, ये ऋग्वेद के हाइम्स बोलोगे, तो उसमें कौन कौन से रिचुअल्स को आपको फॉलो करना है। आपको पीले कपड़े पहन करके आने हैं, लाल कपड़े पहन करके बैठना है, सुबह 4 बजे शुरू करना है कि कितने बजे रात्रि में शुरू करना है, जो भी रिचुअल्स हुआ करते होंगे, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो रूल्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब ये होता था यज्ञ। यज्ञ के दौरान करे जाने वाले जितने भी रूल्स हैं उनको वो लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ये सेक्रीफाइस वो बलि वाला सेक्रीफाइस नहीं है। ये सेक्रीफाइस का मतलब है यज्ञ। जब आप यज्ञ कर रहे हो तो कौन से रूल्स और रिचुअल्स का आप ऑब्जर्व करोगे, ये यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। इनको रिसाइट करने वाले जो लोग हुआ करते थे, इनकी पालना करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनका कहा जाता था अधर्वायु। जैसे उनको होत्री बोला जाता है, इनको अधर्वायु बोला जाता है। फिर सामवेद आ गया। सामवेद वेरी इंपॉर्टेंट वेद। जितनी भी आपका म्यूजिक है, कहते हैं म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सामवेद से, म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सामवेद से। जो ये मंत्र थे उनको चैंटिंग फॉर्म में किसी धुन के अंदर गाना, वो सब सामवेद ने बताया था, ठीक है। देखो, ट्यून फॉर द पर्पज ऑफ द चैंटिंग यानी कि म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक का जो सोर्स है वो क्या है? सामवेद है। ये याद रखना है, आ भी सकता है। इंडियन म्यूजिक का सोर्स सामवेद है, ठीक है। और इनको जो रिसाइट करते थे, तो चैंटिंग करा करते थे, उनको क्या बोलते थे? उद्गत्री। उनको बोलते थे उद्गत्री। ऐसे ही लास्ट में आता है अथर्ववेद। कहते हैं सबसे अंत में अथर्ववेद का निर्माण करा गया था। आध्यात्म की तरफ से आप जाओ तो स्टार्टिंग के अंदर 3 ही वेद हुआ करते थे। चौथा वेद तो कहते हैं इस चौथे वेद को मान्यता शिव जी ने दी थी। ये आध्यात्म के पर्पज से बता रहा हूँ, हिस्ट्री के पर्पज से नहीं। कहते हैं चौथे वेद को मान्यता जो है शिव जी ने दी थी, और बाकी 3 वेद जो है ब्रह्मा जी ने पहले से मतलब बना रखे थे। ऐसा आध्यात्म के उसमें बोला जाता है। तो अथर्ववेद जो है उसमें मैजिकल फॉर्मूलाज बता रखा है, मैजिकल फॉर्मूलाज एंड चार्म्स। कहते हैं जो आपका आयुर्वेद निकला है वो इसी अथर्ववेद से निकला है। आयुर्वेद भी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अथर्ववेद। और इसमें क्या बताया गया है कि आपके अंदर जो डिसीजेज होती हैं वो आपके किसी पाप कर्म के कारण होती है, इसलिए डिसीज आपको लगती है। अगर पाप कर्म नहीं होगा तो डिसीज आपको नहीं लगेंगे। ऐसा कुछ अथर्ववेद में मेंशन मिलता है। मैजिकल फॉर्मूलाज, चार्म्स के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए। अब उस जमाने की ऋग्वेदिक पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किसको क्या बोलते थे। एग्जाम्पल के तौर पे जो फैमिली हुआ करती थी उसको कुल बोलते थे। क्या बोलते थे? कुल। ये तो आज भी अपन बोलते हैं भाई कौन से कुल के हो, यानी आपकी फैमिली। तो ये वर्ड का इजाद कहां से हुआ? वैदिक काल के अंदर हुआ, ठीक है। विलेज को ग्राम बोलते थे। जैसे गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव बोलते हो आप, तो ग्राम क्या है? विलेज है,
ठीक है, ये सब बहुत आसान है, लेकिन बस एक आपके दिमाग में रहे, ठीक है। जो क्लेन हुआ करता था उसको बोलते थे विषय। जो क्लेन होता था उसको विष बोला करते थे, और जो जना हुआ करते थे, जो पीपल हुआ करते थे, उनको जना बोलते थे। जैसे कि मैं बोलता हूं जनगणना, जनगणना यानी लोगों की गणना, तो लोगों को क्या बोलते थे? जन बोलते थे। और इनका जो राजा हुआ करता था, इनका जो हेड हुआ करता था, उसको क्या बोला करते थे? राजन। जन, जन पे राज करने वाला राजन, किंग, ठीक है। और जो देश हुआ करता था उसको राष्ट्र बोला करते थे। देश होता था उसको क्या बोलते थे? राष्ट्र बोला करते थे। ऐसे ही एक चीज ध्यान रखो, एक टर्मिनोलॉजीज और बताता हूं मैं, काफी आती है। चावल की खेती काफी करा करते थे लोग, चावल की खेती काफी करा करते थे आर्यंस, इसको बोला करते थे व्रीहि। ध्यान रखना, चावल की खेती काफी करा करते थे, इसको बोलते थे व्रीहि। एक बार नोट करो। ठीक है, सोशल लाइफ के बारे में बात कर लेते तो फैमिली बेसिस होती थी सोसाइटी की, और हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते थे? गृहपति। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलेंगे? गृहपति बोलेंगे। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आप याद कर सकते हो। इकोनॉमिक कंडीशन इन लोगों की क्या थी? ऋग वैदिक आर्यंस की, यानी अर्ली जो वैदिक पीपल थे उनकी आर्यन क्या थी? ये बेसिकली पेस्टोरल हुआ करते थे। जब ये अटैक भी करा था इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों पे, तो ये पेस्टोरल्स थे। पेस्टोरल यानी चरवाहे। रूरल इकोनॉमी हुआ करती थी इनकी, ये लोग रूरल सोसाइटी में रहा करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, यानी कि अपनी गाय भैंस जो भी थी उनको लेकर के चराया करते थे। तो पेस्टोरल पीपल्स थे। और मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या है? कैटल रेयरिंग। मैंने कहा ना, गाय चराना ही इनका मेन ऑक्यूपेशन उस समय रहा करता था, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, ठीक है। और इनकी वेल्थ किस में कैलकुलेट होती थी? कितनी गाय हैं आपके पास, कितना कैटल है आपके पास, कितनी गाय है आपके पास। कैसे याद रख सकते हो? आपको ध्यान होगा कि जब अपन महाभारत रामायण देखते हैं तो उसके अंदर ये नहीं कहा जाता, किसी राजा के पास कोई आता था कोई दान मांगने के लिए ब्राह्मण, तो बोलते थे कि मैं आपको 100 गाय दान देता हूँ, 1000 गाय दान देता हूँ। ऐसा क्यों? और जब युद्ध भी हुआ करता था, जैसे कि एक युद्ध हुआ था विराटनगर का युद्ध, तो विराटनगर के युद्ध में क्या हुआ था? जो कुरु राष्ट्र हुआ करता था, दुर्योधन और उसके जो साथी हुआ करते थे, विराट नगरी की सारी गायों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तब अर्जुन उनसे युद्ध करता है और गायों को छुड़ाता है। तो गायों के लिए इतना युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि गाय उस समय वेल्थ मानी जाती थी। रुपया टंका तो कुछ होता नहीं था, शेयर मार्केट तो कुछ होता नहीं था, आपकी प्रॉपर्टीज तो कुछ होती नहीं थी, तो क्या होता था? गाय होती थी। तो गाय आपकी वेल्थ हुआ करती थी, गाय को वेल्थ माना जाता था, कैटल, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब ये गाय आर्यंस में ही आपको देखने को मिल रही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी, ठीक है। फिर गाय चराने के अलावा कारपेंट्री का काम भी ये लोग जानते थे, रथ वगैरह बना लेते थे। रथ जो है चैरियट, और वो चैरियट इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलता। चैरियट हमको इधर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कारपेंट्री का काम जानते थे ये लोग, ठीक है। तो एक बार नोट करो। ठीक है, अब रिलीजन के बारे में अपन, इनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों के रिलीजन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। रिलीजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, बात धर्म की कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऋग वैदिक पीपल थे और एक लेटर वैदिक पीरियड थे, इस समय जिनकी आराधना करी जाती थी वो देवता हुआ करते थे, जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करा करते थे। जैसे
इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, अग्नि। क्या है ये सारे देव हैं। अपने जितनी भी कहानियां हैं पुराण वगैरह में बोलते देवेंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, अग्नि, ये सब कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। यानी कि ये क्या है? ये देवता हैं। तो इन देवताओं की आराधना करी जाती थी और देवताओं में भी सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो थे वो थे इंद्र। इनको ऋग्वेद में कहीं तो पुरंदर बोला गया है, कहीं देवराज हैं ये, कहीं देवेंद्र हैं। ठीक है, तो इंद्र एक पावरफुल देवता माने गए। इनकी आराधना करी जाती थी, यानी नेचर की आराधना करी जाती थी। यज्ञ भी इन्हीं के लिए करे जाते थे। यज्ञ इसलिए करे जाते थे, ये माना जाता है कि यज्ञ से जो अग्नि निकलती है वो अग्नि मानव और देवताओं के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करती है। यानी कि जो भी आहुति हम देते हैं उनको देवताओं तक पहुंचाने का काम अग्नि का होता है। इसलिए अग्नि जो है ये यज्ञ में इंटरमीडिएटरी का काम करती थी, तो ये भी एक देव हो जाते थे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर इन देवताओं की पूजा तो हो गई कम और भगवान के अलग मूर्ति के अलग प्रकार के बारे में चर्चा करी जाने लगी, जो कि थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, द जनरेटर, द प्रोटेक्टर, द डिस्ट्रॉयर, है ना, गॉड की ये परिभाषा दी जाने लग गई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के। बोले ये भगवान है, बाकी ये सब उनके अधीन काम करने वाले देवता हैं। तो ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये कंसेप्ट आया और ऋग वैदिक पीरियड के अंदर ये कंसेप्ट आया। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अपनी आपकी महाभारत की कथा के अंदर आपके जो कृष्ण जी की कहानी अपन सुनते हैं उसके अंदर भी ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। कृष्ण लीला के अंदर जब हम ये देखते हैं कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इंद्र के मान को ध्वस्त कर दिया। पहले इंद्र कहते थे कि मेरी ही आराधना करो, तो कृष्ण जी ने बोला भाई तुम्हारी आराधना क्यों करें, क्यों ना हम नेचर की आराधना करें, क्यों ना हम पहाड़ों की आराधना करें, गोवर्धन पर्वत की आराधना करें जो कि बरसात करवाता है। ठीक है, तो गोवर्धन पर्वत को उठाया और ये साबित कर दिया कि भाई इंद्र से बड़ा तो मैं हूं, और मैं कौन हूं? मैं विष्णु हूं। तो ये जो कहानी थी कौन से पीरियड की थी? लेटर वैदिक पीरियड की थी। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो है इनकी आराधना हुआ करती थी। फिर जब इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई तो इनकी आराधना होने लग गई। ठीक है, तो ये नोट करो आप। ठीक है, तो देखो द इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड्स पहले जो हुआ करते थे वो पृथ्वी होती थी, अग्नि होती थी, वायु होता था, वरुण होता था, इंद्र होता था। ये पहले। बाद में कौन होने लग जाएंगे? मैंने बता दिया, बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ जाएंगे। अभी अपन अर्ली वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, ऋग वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अर्ली वैदिक काल के अंदर जो है ये वाले देवता हुआ करते थे। इंद्र जो थे वो मोस्ट पॉपुलर थे। ठीक है, कुछ फीमेल गॉडेसेस भी हुआ करती थी जैसे कि अदिति एंड उषा। ऐसा माना जाता था कि अदिति जो है वो देवताओं की माता है। ठीक है, और मतलब दिति और अदिति ऐसे देवियां हुआ करती थी जो देवताओं की और असुरों की माताएं मानी जाती थी। और उषा जो है यानी कि डिटी ऑफ द डॉन, जो सूर्योदय होता है तो वो जो डॉन होता है उसकी जो देवी हैं उनको उषा बोला जाता था। ठीक है, उस समय ध्यान रखो इतने भगवान होने के बाद भी, ध्यान रखना, इतने भगवान होने के बाद भी कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। नो टेम्पल, नो आइडल, किसी मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है, किसी टेम्पल की पूजा नहीं हो रही है। पूजा का माध्यम क्या है? यज्ञ। यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से पूजा हो रही है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि वेदांगास भी एक लिटरेचर है जो कि वैदिक पीरियड के अंदर ही कंपोज करा गया था। 6 प्रकार के वेदांगास हैं, जिनमें से एक का नाम है शिक्षा, एक का नाम है कल्प, एक का नाम है व्याकरण, एक निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, अब देखो ज्योतिष का ज्ञान आपको होना चाहिए।
तब जाकर के आप जो है वेद को समझ पाओगे। ग्रामर का ज्ञान आपको होना चाहिए, व्याकरण जो है ग्रामर, तब जाके आप वेद को समझ पाओगे। तो ये जो हैं वेदांगाज हैं, 6 वेदांगाज हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इनको एक बार नोट कर लो। अभी वेदांगास के बारे में बता रखा है। अच्छा, वेदांगास जो है वो बेसिकली ऋग्वेदिक काल में नहीं निर्माण करा गया था, इनको तो बाद में निर्माण करा गया था, लेकिन क्योंकि वैदिक लिटरेचर से संबंधित हैं इसलिए वैदिक लिटरेचर में ही बोला जाता है, वेद से संबंधित है इसलिए वैदिक लिटरेचर में ही बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि व्याकरण है, ये वेदांगास कितने हैं, 6 वेदांगास हैं, ठीक है ना। शिक्षा है, फोनेटिक्स के बारे में है, कल्प जो है वो रिचुअल्स के बारे में है, व्याकरण जो है ग्रामर के बारे में है, निरुक्ता है वो एटमोलॉजी के बारे में है, ज्योतिष जो है वो मैट्रिक्स यानी कि उसके बारे के अंदर में, गणना के बारे में है, गणना के बारे में ज्योतिष है, ठीक है। उपवेदास वर कंपोज्ड आफ्टर द वेदांगास, मैंने आपको बता दिया वेदांगास के बाद उपवेद का निर्माण करा गया था। उपवेद कितने हैं वो भी अभी देख लेते हैं अपन। 4 उपवेद हैं, 4 उपवेद। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आयुर्वेद, मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। वो जो एक धन्वंतरी देवता के बारे में अपन चर्चा करते हैं वो आयुर्वेद से संबंधित है। सॉरी, धन्वंतरी देवता जो है वो आयुर्वेद से संबंधित माने जाते हैं, और आयुर्वेद का कहीं ना कहीं लिंक किससे पड़ता है? अथर्ववेद से पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद क्या है? एक उपवेद है। ऐसे ही म्यूजिक को लेकर के एक वेद बनाया गया है अथर्ववेद, ये गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है म्यूजिक के लिए बनाया गया है, ठीक है। धनुर्वेद आर्चरी को लेकर के, ये थोड़ा सा गलत है। बेसिकली धनुर्वेद जो है, मैं आपको बताऊं, आम बोलचाल की भाषा में और जितने भी अपन रामायण महाभारत देखते हैं उसमें ये पढ़ा जाता है कि भाई अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, राम जी बहुत बड़े धनुर्धर थे। धनुर्धर का मतलब सिर्फ वही नहीं होता था कि जो धनुष बाण लेके खड़ा है वो धनुर्धर है, नहीं। धनुर्वेद या धनुर्धर वो है विच इज अ कंप्लीट मास्टर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो धनुष बाण हो, चाहे वो गदा युद्ध हो, चाहे वो फ्री फाइटिंग हो, उन सब का जो मास्टर है उसको धनुर्धर बोला जाता था। तो इसीलिए बोला जाता था कि अर्जुन जो था वो इन सब का ज्ञान रखता था, कर्ण जो था वो इन सब का ज्ञान रखता था, इसलिए बहुत बड़े धनुर्धर थे। और ये सारा ज्ञान कहाँ पढ़ने को मिलता है? धनुर्वेद के अंदर। सारा ज्ञान कहाँ है? धनुर्वेद के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, धनुर्वेद भी क्या है? एक उपवेद के अंदर में से है। इसमें आर्चरी लिखा हुआ है, बट आर्चरी के अलावा भी जितनी भी कलाएं हैं, मार्शल आर्ट्स हैं, वो सारी धनुर्वेद के अंदर ही होती हैं, ठीक है। फिर शिल्प वेद है जो कि क्राफ्ट्स एंड वेल्थ को लेकर के हैं, तो ये भी क्या है? एक उपवेद है। 4 उपवेद हो गए। पुराण आपके कितने हैं? जैसे कि आपके गरुड़ पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ये जितने भी पुराण हैं ये 18 हैं नंबर में। दे आर 18 पुराण्स, ध्यान रखिएगा। फिर एक चीज और, जब अपन ने ग्रामर की बात करी, वेदांगास की बात करी, वेदांगास में एक व्याकरण आ रहा था। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। तो पहली ग्रामर किसने लिखी थी ये आपको ध्यान रखना है ना। पहली ग्रामर लिखी थी पाणिनि ने। ऋषि पाणिनि जो हैं उन्होंने पहली ग्रामर लिखी, व्याकरण लिखी, और उसका नाम क्या दिया? अष्टाध्यायी। तो ये पूछा जा सकता है, हु रोट अष्टाध्यायी? तो आंसर इज पाणिनि, ठीक है। एंड अष्टाध्यायी इज अ बुक ऑफ ग्रामर, ठीक है, नोट करो। ये भी एक बार नोट करो। ठीक है।
अब ऋग्वेद के टाइम पे जो सप्त सिंधु हुआ करती थी उनको ऋग्वेद में अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे आज अपन झेलम बोलते हैं, उस समय झेलम थोड़ी बोलते थे। आज अपन 20 बोलते हैं, उस समय 20 थोड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे वो लिखा है, देखो। इंडस को बोला करते थे सिंधु, झेलम को बोला करते थे वितत्सा, चेनाब को बोला करते थे आस्किनी, रावी को बोला करते थे पौरुषिनी, 20 को बोलते थे विपासा, 20 को बोलते थे विपासा, और सतलज को बोलते थे शत्रुधि। अब इनको आपको याद करना है। सॉरी, हाँ, तो इनको कैसे आप याद करोगे? याद करने की कोई ट्रिक कर लो। जैसे एस से सतलज है तो एस से शत्रुधि है, शत्रुधि याद नहीं रहे तो शत्रुघ्न याद रख लेना, तो सतलज यानी शत्रुधि। 20 बी से है तो इसका नाम विपासा रख लो, बी पा सा, बी से 20, बी से विपासा। अब विपासा बोलो चाहे विपासा बोलो एक ही है, ठीक है। रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का लड़का है, लड़का पुरुष होता है तो इसका नाम पुरुषिनी रख दिया, पौरुषिनी। ठीक है। चेनाब, चेनाब को आस्किनी बोलते हैं तो चेनाब का नाम आप रख लो जनाब। तो जब कोई जनाब आपके घर आते थे आप पूछते हो आस्क भाई क्या पियोगे, तो आस्क जनाब, आस्क चेनाब, आस्किनी का नाम किसका हो गया? ये चेनाब हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता आप बोलते ही हो तो इंडस की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हो, इंडस को सिंधु बोलते हैं। तो ऐसे करके आप भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। इनका नाम याद कर लेना है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड की अब 1000 BC तक खत्म हो गया, 1000 BC से 600 BC में लेटर वैदिक पीरियड है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भगवान का नया रूप निकल करके आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना होने लग जाती है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणाद, आर्यंकाज, उपनिषद और रामायण महाभारत, इनका निर्माण होता है। रामायण महाभारत का निर्माण का मतलब रामायण महाभारत इस काल में हुई होंगी, ठीक है। तो इसलिए रामायण महाभारत नाम के एपिक्स की चर्चा इस काल के अंदर होती है। इन दोनों को अपन एपिक्स बोलते हैं। एपिक्स यानी महाकाव्य, एपिक्स यानी महाकाव्य। कहते हैं रामायण और महाभारत जो है काफी बड़े महाकाव्य हैं। महाभारत का असली नाम आप लोगों को नहीं पता होगा, इसका असली नाम जय ग्रंथ है। महाभारत का असली नाम जय ग्रंथ है, ठीक है। तो ये एपिक्स यानी महाकाव्य की संरचना होती है। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, जिनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी अपन जानते हैं। एक बार नोट कर लेते हैं अपन, क्योंकि वैदिक काल से रिलेटेड है। 2 एपिक्स की अपन चर्चा कर रहे हैं। एक है महाभारत, एक है रामायण। आध्यात्म में तो ये माना जाता है कि रामायण पहले हुई थी, हालांकि अपन को नहीं पता कि रामायण पहले हुई थी कि महाभारत पहले हुई थी हिस्टोरिकली, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रामायण पहले हुई थी। तो रामायण जो लिखी थी वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है। और जो महाभारत हुई है वो महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। वेदव्यास का असली नाम जो कहा जाता है वो है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। तो ये एपिक्स के बारे में चर्चा करी। इसी काल के अंदर सामवेद, यजुर्वेद, इनका निर्माण होता है, अथर्ववेद का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो एक टॉपिक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या मिलता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी इस समय की। देखो पहले क्या होता था, पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड हुआ करता था उसमें अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी हुआ करती थी। राजा ऐसे नहीं बनता था कि भाई मैं राजा का बेटा हूं तो मैं राजा बनूंगा, नहीं, वो ट्राइब्स हुआ करते थे, जना हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल कुरु ले लो आप, कुरु राज ले लो, तो वहां पे क्या होता था कि इलेक्शंस होते थे,
काइंड ऑफ इलेक्शंस होते थे और आपस में चुन लिया जाता था कि भाई इस बंदे को हमारा राजन नियुक्त कर दिया जाए, यानी कि ये हमारे को लीड करेगा। ये अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या होता है कि किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी हो जाती है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार हुआ करता था और महिलाएं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट भी करती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर की हो जाती है। वो वेद नहीं पढ़ा करती थी, पुरुष के पीछे पीछे चला करती थी और उनको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अंतर देखने को मिलता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हो गए? पहले स्मॉल किंगडम्स हुआ करते थे और किंग्स वर नॉट हेरिडिटरी। ठीक है। अब लार्जर किंगडम्स होने लग गए, बड़े किंगडम बनने लग गए। ठीक है। जैसे कि वो महाभारत में आप देखते हो कि कुरु राज परिवार, तो कुरु जो था या हस्तिनापुर जो था वो काफी बड़ा किंगडम था। ठीक है। और राजा अपने किंगडम को बड़ा करने के लिए काफी रिचुअल्स करा करता था, परफॉर्म करता था रिचुअल्स। वो रिचुअल्स क्या क्या होते थे? जैसे राजस्यु यज्ञ करने लग गए, अश्वमेध यज्ञ करने लग गए, वाजपेयी यज्ञ करने लग गए। आपको ध्यान होगा कि भगवान रामचंद्र ने भी अयोध्या का राजा बनने के बाद अश्वमेध यज्ञ करा था, घोड़ा छोड़ा गया था और घोड़े को लव और कुश पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो ये कहानी आपने सुनी होगी। तो अश्वमेध यज्ञ करा जाता था, राजस्यु यज्ञ करा जाता था, वाजपेयी यज्ञ करा जाता था किंगडम्स को बढ़ाने के लिए। किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी हो गई, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन थे और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर थे, तो उन दोनों में ही फाइट चलती है कि भी राजा हम दोनों में से ही बनेगा, कोई और तीसरा निकल करके नहीं आ रहा था, क्योंकि हेरिडिटरी चलता था कि भी राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है। किंग टाइटल्स अज्यूम करने लग गए, जैसे अपने आप को एक रथ कहते थे, सम्राट कहते थे। सम्राट का मतलब काफी ज्यादा राजाओं को जीतने वाला, काफी बड़ी टेरिटरी का जो राजा है वो सम्राट कहने लग गया खुद को। तो ये टाइटल्स अज्यूम करने लग गए। तो ये लेटर वैदिक पीरियड के हैं, एक बार नोट करो। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थी भाई? आयरन वॉज यूज एक्सटेंसिवली। आयरन का यूज क्यों करने लग गए? एक तो उनको फॉरेस्ट क्लियर करने थे, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे। क्लियर करके क्या, ज्यादा से ज्यादा भूमि एग्रीकल्चर के अंदर आ जाए। एग्रीकल्चर के अंदर आ जाए तो हम एग्रीकल्चर से इकोनॉमी चलाएंगे। पहले क्या थे? पहले पेस्टोरल थे, पेस्टोरल यानी कैटल को रेयर करा करते थे। अब ये एग्रीकल्चर को सीखने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए। तो अब इनकी इकोनॉमी का मेन पार्ट क्या हो गया? एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। फिर टैक्सेस लेने लग गए, जैसे कि बलि, शुल्क, भाग, ये सब लोगों से राजा लेने लग गया। क्यों लेने लग गया? क्योंकि भाई राज, इतना बड़ा राज चलाना है तो टैक्स लेना पड़ेगा, शुल्क लेना पड़ेगा। ठीक है। और इन टैक्सेस के बारे में तो डिटेल के अंदर जब अपन आगे पढ़ेंगे, एक किंगडम पढ़ेंगे मगध किंगडम, तो उसमें कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है और बहुत अच्छा टैक्सेस के बारे के अंदर उन्होंने उसमें वर्णन करा है। वेल्थ उस जमाने में भी काउ हुआ करती थी। काउ तो जो है आर्यंस में वेल्थ मानी ही जाती थी। ठीक है। नोट करो। ठीक है। अब सोशल लाइफ कैसी होती थी? वर्ण सिस्टम। जो अर्ली वैदिक पीरियड थे, ऋग वैदिक पीरियड थे, वहां पर भी वर्ण सिस्टम होता था, लेकिन जो वर्ण होता था यानी जो जाति हुआ करती थी कि भाई तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण है, तू वैश्य है, ये जो जातियां हुआ करती थी ये कर्म प्रधान हुआ करती थी। कहने का मतलब है जो जो कार्य करता था उसकी जाति वो होती थी। अगर आप पूजा करते हो तो आप पंडित हो, अगर आपका बेटा सेना में भर्ती हो गया तो उसको क्षत्रिय कहलाया जाएगा, अगर आपके बेटे का बेटा यानी आपका पोता मर्चेंट बन गया, ट्रेडर बन गया, तो वो वैश्य कहलाया जाने लग जाएगा। और अगर कोई सेवा करने लग गया, कृषि करने लग गया, तो उसको शूद्र कहला दिया जाएगा। ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से जाति व्यवस्था हुआ करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, अच्छी बात थी। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये भी हेरिडिटरी हो गई, यानी कि राजा का बेटा क्षत्रिय ही कहलाएगा, पंडित का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा और उनके अलावा और कोई ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो ये फिर वंशानुगत हो गई। ठीक है। तो वर्ण सिस्टम निकल करके आया।
और काफी ज्यादा एस्टेब्लिश हो गया लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, पहले इतना ज्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं था। फिर 4 आश्रम सिस्टम निकल करके आया और 4 पुरुषार्थ निकल के आए। ऐसा माना जाता था कि भाई एक व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसको करने योग्य 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, मतलब कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक व्यक्ति को ये सारी चीज करनी चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ में है कि भाई करने योग्य क्या है। आप धर्म करो, धर्म कर्म का काम करो, सेवा करो, ईश्वर की पूजा करो, दान दो, दक्षिणा दो, ये धर्म है। आप अर्थ कमाओ, आप पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाओगे तभी आपका घर चलेगा, परिवार चलेगा, षष्ठी चलेगी। ठीक है। आप जो है और जो भी अपनी षष्ठी चलाने के लिए आवश्यक कार्य क्रियाकलाप हैं वो करो, क्योंकि आपके ऊपर ऋण है, पितृ ऋण है, इसलिए। फिर आप मोक्ष के लिए प्राप्ति करो, आप जो है जंगलों में जाओ और मोक्ष की प्राप्ति करो। ठीक है। रिलीजन क्या था मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रजापति द क्रिएटर यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु द प्रोटेक्टर जो सारी सृष्टि का पालन करते हैं, यही माना जाता है, और रुद्र द डिस्ट्रॉयर जो कि सृष्टि का अंत करते हैं, भगवान शिव। तो इनकी आराधना करी जाने लग गई थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। एक बार नोट करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी जर्नी को लेकर के आते हैं 600 बीसी के आसपास। 1500 से चले थे वैदिक पीरियड में, 1000 बीसी पे आए, 1000 बीसी से 600 बीसी पर आएंगे। 600 बीसी के अंत तक ये देखा गया कि जो लार्ज किंगडम्स वैदिक काल में बनने लग गए थे, ऐसे करीबन 16 किंगडम्स 600 बीसी में एस्टेब्लिश हो चुके थे, और उनको उस समय बोला जाता था महाजनपदास, इसलिए हो गए 16 महाजनपदास। 600 बीसी का जो काल है उसको महाजनपद काल बोला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं हस्तिनापुर आप अपन पढ़ते हैं उसके अंदर, महाभारत के अंदर, तो वो भी एक महाजनपद था जिसको कहते थे कुरु महाजनपद। ये दिल्ली, हरियाणा, ये जो क्षेत्र था कुरु महाजनपद था। ठीक है। फिर आपने सुना होगा अंगराज कर्ण, तो अंग क्या था? महाजनपद था। कहां पर है? ये बंगाल के पास में ये अंग था, ये देखो अंग। ठीक है। ये भी महाजनपद है दोस्तों, महाजनपद है। ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग was not a महाजनपद? विच ऑफ द फॉलोइंग was not a महाजनपद? इसलिए इनके नाम याद होने चाहिए, इनके एरियाज याद होने चाहिए। एरियाज तो कोई आप मैप देख लोगे तो याद हो जाएगा, जैसे अंग बंगाल के साइड में है, कुरु दिल्ली के साइड में है। ठीक है। फिर भगवान राम कहाँ के थे? अयोध्या के। अयोध्या किस में आता था? कौशल में आता था। तो कौशल कहाँ है? इधर है, ये देखो कौशल। ठीक है। काशी और मगध, जहाँ का अशोक राजा बनेगा, उससे पहले कृष्ण जी के टाइम पे जरासंध हुआ करता था, वो कहाँ है? ये मगध। इसके ऊपर वृजी, माला, वत्स, चेदी, इसको चेदी भी बोला जाते हैं, चेतिया लिखा है, इसको चेदी बोला करते थे। अवंती, ये जो उज्जैन वाला जो एरिया है ना आपका, उसको अवंती बोला करते थे। ठीक है। असाका, साउथ में असाका है, आपके महाराष्ट्र साइड में असाका। जो राजस्थान का एरिया होता था, राजस्थान के एरिया के अंदर में भी, पूरा राजस्थान नहीं, जो आपका हमारा एक क्षेत्र आता है भरतपुर, अलवर और जयपुर, विराटनगर, ये सब मत्स्य क्षेत्र के अंदर में आते थे। और यही वो मत्स्य क्षेत्र है जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था, विराटनगरी में। ठीक है। फिर मथुरा वाला जो एरिया होता था उसको शूरासेन कहते थे, शौरसेन। ठीक है। यहाँ के राजा शूरसेन हुआ करते थे। इधर जाओगे आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान की साइड में, तो 2 चीज मिलेंगी, एक तो कंबोज और एक गांधार। ये वो गांधार है जहाँ का शकुनी राजा बताया गया था। ठीक है। और यहाँ की शकुनी की बहन गांधारी, इसकी वजह से गांधारी नाम पड़ा हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जो एपिक्स के अंदर जो नाम दिए गए हैं, वो आपने एपिक्स कई बार पढ़ी हैं, सुनी है, आपको नाम याद रहे, उससे रिलेट करके आप महाजनपदास को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी आसानी से, और आप मैच द फॉलोइंग में लगा पाओगे। तो एक बार ये 16 महाजनपद आप देख लो, नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में अपन ने वैदिक काल को ख़त्म करा है।
आप इसके बारे में पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अपने अगले लेक्चर्स में अपन महाजनपदास से आगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।